नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत आनंदपूर्वक चल रही होगी। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के विषय में हमें बातचीत करनी है। जी हाँ, अनूप पुरोहित, सुमन कासनिया, नवी गुरु, सभी मित्रों को नमस्कार है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उस पर बातचीत करने वाले हैं, जो आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। वहां से सवाल बनने की कुछ संभावनाएं हो सकती है। तो आप सभी फटाफट जुड़ जाइए, अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। उसके बाद शुरुआत करते हैं फटाफट आप लोग। हाँ जी, सबको नमस्कार है। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो बस यह है, जग में स्वेच्छाचार और दमन न रहे। यह राजस्थान से प्रकाशित होने वाले एक बहुत ही पुराने साप्ताहिक समाचार पत्र की ध्येय वाक्य है, और आप लोग इस ध्येय वाक्य को पढ़कर बता सकते हो क्या कि ये कौन सा राजस्थान से प्रकाशित होने वाला उस क्रांतिकारी के दौर का, उस जो हमारे यहाँ पर आजादी का पुनर्जागरण एक तरीके का था, उस पुनर्जागरण के दौर में प्रकाशित होने वाला राजस्थान का एक समाचार पत्र, उसका ध्येय वाक्य यह था कि यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो बस यह है, जग में स्वेच्छाचार और दमन न रहे। तो राजस्थान के अजमेर से प्रकाशित होने वाला ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जिसका यह ध्येय वाक्य था? आप जरा ढूंढिए और मुझे बताने की कोशिश करिए। उसके बाद आपको वो पंक्ति जरूर याद रखनी है मेरे दोस्तों, क्योंकि सच में ही आपके नजदीक जो लोग बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनको लगता है कि ये आदमी सफल नहीं होना चाहिए, तो याद रखना है, हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था कि ना, तुमसे ना हो पाएगा। कुछ प्रत्यक्ष कहते हैं, कुछ प्रत्यक्ष कहते नहीं है, वो अंदर ही अंदर सोचते हैं। तो उन सबको यह जवाब देना है कि अगर यह कोई करने वाला है तो हम ही करने वाले हैं। ऐसी ध्येय निष्ठा के साथ, ऐसे संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़िए। 13/7/2022 के करंट अफेयर्स के विषय में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, यह भारत के किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? बताइए जरा। यानी कल ही के दिन प्रधानमंत्री ने देवघर एयरपोर्ट जो है इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और आपको यह बताना है कि ये भारत के कौन से राज्य क्षेत्र में पड़ता है, देवघर एयरपोर्ट जो है वो बताना है। हाँ जी, बताइए जरा, क्या है इसकी कहानी? बोलो जरा, बोलो रे बोलो, बोलो जरा बोलो रे, क्या है भैया ये सब? जरा बताओ तो सही, हमको भी तो पता चले कि क्या आप लोगों ने बताया है इसका आंसर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको, सुमन वर्मा, मंजू गोस्वामी, सबको नमस्कार भाई, सबको नमस्कार है। सर बहुत लोग हैं वो भी, हाँ वो भी अपने ही हैं, ये बात सही है। नेहा, सोनी, सबको। हाँ चलिए, यहाँ पर है, प्रधानमंत्री ने देवघर एयरपोर्ट का क्या किया? उद्घाटन किया है। यह भारत के किस राज्य क्षेत्र में है? इसका आपको जवाब देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो भारत में देखिए, दो बातें याद रखनी है आपको। सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो है, रामसर स्थल, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में? इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, और वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और लखनऊ यहाँ की क्या है? राजधानी है। ये तो बात होगी आप जिसके बारे में जानते हैं। सबसे ज्यादा रामसर स्थल और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस राज्य क्षेत्र में है? तो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन ध्यान रखिएगा, देवघर एयरपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश जवाब दे रहे हैं, उनका ये गलत है। समझ गए मेरी बात? कल जो है वो प्रधानमंत्री जी बिहार के दौरे पर गए, और उन्होंने बिहार के देवघर में, कहां पर? बिहार के देवघर में एयरपोर्ट का क्या किया था? उद्घाटन किया था। और पटना का इन्होंने क्या किया? दौरा किया था। पटना गए, और इसके साथ साथ ये देवघर जो है वो कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो बिहार के देवघर में जो है इस देवघर एयरपोर्ट का इन्होंने उद्घाटन किया। तो ये भारत के किस राज्य क्षेत्र में है? तो बिहार राज्य में है। और बिहार जो है यहाँ की राजधानी पटना है। और नीतीश कुमार जो है, क्या है? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार यहाँ के क्या है भैया?
सीएम है। चलिए हाँ जी, तो लगता है कि आपको अब याद रह जाएगा। नीतीश कुमार जो है यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं, और पटना यहाँ की क्या है, राजधानी है। हाँ जी, इसके बाद उड़ीसा जो है यहाँ पर नवीन पटनायक हैं। क्या है, नवीन पटनायक, पटनायक। और आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू जो है, क्या है, द्रौपदी मुर्मू। ये द्रौपदी मुर्मू का पता होना चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है। मूल रूप से ये उड़ीसा जो है यहां से क्या करती है, संबंध रखती है। और इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र है, झारखंड में इन्होंने अपने बतौर राज्यपाल के क्या किया है, यहाँ पर काम किया है। तो बतौर राज्यपाल यहाँ पर काम किया। और आजकल यहाँ पर जो है वो हेमंत सोरेन के बाद आपको पता होगा सोरेन जो है इनकी क्या है, सोरेन सरकार है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। झारखंड की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर रांची जो है यहाँ की राजधानी है। महेंद्र सिंह धोनी वाली रांची जो है वो यहीं पर है। तो दो सवाल जो अभी पूछा गया है मेरे दोस्तों, ये तो वीडियो में पूछा गया कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल भारत के किस राज्य क्षेत्र में है, तो आपको उत्तर प्रदेश उसमें जवाब देना था। अगर कभी ये पूछे कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस राज्य क्षेत्र में है, तो आपको जवाब देना है कि वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और उसमें योगी आदित्यनाथ की वहां पर वर्तमान में सरकार है, लखनऊ वहां की क्या है, राजधानी है। इसके अलावा बिहार का अभी देवघर एयरपोर्ट जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, यहाँ की पटना राजधानी है। नीतीश कुमार यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है और मूल रूप से उनका संबंध उड़ीसा से है। बतौर राज्यपाल इन्होंने झारखंड में काम किया है जहां पर सोरेन की सरकार है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है वो नवीन पटनायक है और इनकी पार्टी का जो नाम है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, बीजू जनता दल है। क्या है, बीजू जनता दल है, बीजू जनता और दल है। बीजू जनता दल की जो पार्टी है उसकी यहाँ पर क्या है, सरकार है। चलिए अगला सवाल देखिए मित्रों, 2 नंबर क्या है आपके सामने यहां पर है सवाल, वो जरा देखिए। यहां है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। यानी कल जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है, यानी केंद्र सरकार के तौर पर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट पूरे करने का काम जो करता है, जैसे अभी नए संसद भवन का निर्माण चल रहा है, ऐसे हजारों प्रोजेक्ट जो है वो निर्माण कार्य के ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है वो पूरा करता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का कौन सा स्थापना दिवस जो है वो अभी हाल ही में मनाया गया। 166वां स्थापना दिवस, 167वां, 168वां, 169वां। तो इसमें कौन सा स्थापना दिवस जो है वो अभी हाल ही में मनाया गया। तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट उसका मूल काम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि संसद भवन का जो निर्माण है वो मूल रूप से कौन कर रहा है, टाटा ग्रुप के द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है। टाटा ग्रुप जो है वो उसका क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। लेकिन सरकार की एजेंसी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सरकार का ऐसा कौन सा विभाग है जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो सरकार का एक विभाग है केंद्रीय, ठीक है, ये क्या है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है जिसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो इसने अभी हाल ही में अपना 168वां स्थापना दिवस जो है ना ये क्या किया है, मनाया है। 167 साल इसको पूरे हो चुके हैं और 168वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में इसके द्वारा क्या किया गया है, मनाया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लोक निर्माण विभाग के बारे में पता भी चल गया होगा आपको कि लोक निर्माण विभाग जो है इसका 168वां स्थापना दिवस जो है वो अभी मनाया गया है। 167 साल इसके पूरे हो चुके हैं, 168वें साल में ये प्रवेश कर चुका है और 168वां इन्होंने स्थापना दिवस अपना जो है वो क्या किया है, मनाया। तो यह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कौन से सरकार का है, तो केंद्र सरकार का है। आपको इसके बारे में की पता होगा। और क्या काम करता है, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट जो होते हैं, प्रोजेक्ट जो निर्माण से संबंधित होते, निर्माण कार्य से संबंधित होते हैं, निर्माण कार्य से संबंधित होते हैं, उनको क्या करता है, ये काम करने का काम करता है। इसके अलावा इन्होंने अभी हाल ही में बताया है कि हम हमारे निर्माण कार्य में जो बंबू होता है, बंबू यानी बांस, बम्बू यानी क्या है, बांस, इस बांस का भी अपने निर्माण कार्य में बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या किया जा सके,
आधारित जो कृषि करने वाले किसान हैं उनकी आय में भी क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके, ऐसा इनका कहना है। चलिए 168वां स्थापना दिवस आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है जरा देखिए भैया। निशानेबाजी विश्व कप में अर्जुन बबूता ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक हाल ही में जीता है? निशानेबाजी विश्व कप में अर्जुन बबूता जो है इनका नाम है, 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक अभी हाल ही में इन्होंने जीता है? तो जरा नाम याद करिएगा, क्या है? अर्जुन बबूता, नाम याद कर लीजिएगा, अर्जुन बबूता, ये इनका क्या है, नाम है अर्जुन बबूता। और संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से, निशानेबाजी से इसका संबंध है। और विश्व कप में इन्होंने कौन सा पदक अभी हाल ही में जीता है, यह है आपको बताना है। और कौन, किस में? 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल, यह है 10 मीटर एयर राइफल। इसमें कौन सा पदक हाल ही में इन्होंने जीता है? तो इसमें है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या इनमें से कोई नहीं? हाँ जी सर जी, जय काली माँ की जय, काली माँ की जय, जय भोलेनाथ की, सबको नमस्कार है भाई। 168, ठीक है, स्वर्ण नहीं, स्वर्ण। चलिए इसका सही आंसर जो है वो गोल्ड मेडल इन्होंने क्या किया है, प्राप्त किया है। गोल्ड मेडल जो है वो अभी हाल ही में इन्होंने यहां से प्राप्त किया है। तो उम्मीद है आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि अर्जुन बबूता निशानेबाजी विश्व कप और 10 मीटर एयर राइफल्स जो है इस प्रतियोगिता में कौन सा पदक हाल ही में जीता है? तो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता है। ये भी हमें क्या करना है, ध्यान। पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि अर्जुन बबूता का संबंध किस खेल से है। अर्जुन बबूता का संबंध निशानेबाजी से है। 10 मीटर एयर राइफल्स इनकी प्रतियोगिता है और अभी हाल ही में निशानेबाजी विश्व कप जो है, इस विश्व कप में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक हासिल किया है। हाँ जी, आपने जीता है, एकदम सही बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा सवाल है जरा देखिएगा। हाँ, अभी हाल ही में ये पूछा गया था भैया, एएसओ की एक भर्ती हुई अभी, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर। इसमें ये पूछा गया कि राजस्थान से जो है वो पैरा ओलंपिक्स में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, या कितने खिलाड़ी ऐसे थे, वो सवाल भी आपको करवाएंगे। तो पैरा ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते, ये सब आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के डेफ ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 3 खिलाड़ी मेडल जीतने में सफल रहे थे, और सबसे ज्यादा मेडल जो है वो जयपुर के अभिनव शर्मा जो है, जयपुर के क्या है, अभिनव शर्मा, उन्होंने जो है वो सबसे ज्यादा क्या किए थे, इसमें मेडल जीते थे। ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सब आपको याद होगा। हाँ जी, चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो। नए संसद भवन के शिखर पर जिस अशोक स्तंभ का अनावरण अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया है, उसका निर्माण कहां पर किया गया था? हाँ जी बताइए। नए संसद भवन के शिखर पर जिस अशोक स्तंभ का अनावरण अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया है, उसका निर्माण जो है वो कहां पर किया गया था? ठीक है, इसका निर्माण लक्ष्मण व्यास के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? लक्ष्मण व्यास के नेतृत्व में। हाँ जी सर जी, गुरु पूर्णिमा का प्रणाम, प्रणाम सबको नमस्कार भाई। यहां पर क्या है जरा देखिए, लक्ष्मण सिंह इनके नेतृत्व में क्या किया है, 50 कलाकारों ने इसका निर्माण किया है। और लक्ष्मण सिंह का संबंध जो है वो कहां से है भैया? लक्ष्मण सिंह का संबंध है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से, हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, कौन? लक्ष्मण सिंह हनुमानगढ़ के रहने वाले। इनके नेतृत्व में 50 कलाकारों ने इसका निर्माण किया है। लेकिन निर्माण कहाँ किया है? निर्माण इसका किया गया है जयपुर में इस पूरे को बनाया गया, और अलग अलग पार्ट में जो है इसको तैयार करके बाद में इसे कहाँ भेजा गया? दिल्ली भेजा गया, और वहां इसे स्टेबल किया गया है। तो इसका निर्माण जो है वो सूरत में नहीं किया गया है, आप गलत जवाब दे रहे हैं। लखनऊ में भी नहीं किया और इलाहाबाद में भी नहीं किया है। ये इसका निर्माण किया गया है जयपुर में, और वो भी कहां पर भैया? राजस्थान में। ठीक है, समझ लेना इस बात को। राजस्थान के जयपुर में नए संसद भवन के शिखर पर अशोक स्तंभ का जो अनावरण प्रधानमंत्री ने किया है,
उसका निर्माण राजस्थान के जयपुर के 50 कलाकारों ने मिलकर किया है। और यहाँ पर लक्ष्मण सिंह जो हैं, इनका संबंध कहां से है, तो लक्ष्मण सिंह हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इनके नेतृत्व में ही 50 कलाकारों ने जयपुर में इसका निर्माण किया और उसके बाद इसे कहां पर कोट किया गया, इसे वहां दिल्ली ले जाया गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आगामी भर्ती परीक्षाओं में इस तरीके का सवाल पेपर सेटर के अगर दिमाग में आता है तो वो बना सकता है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक आदमी है भाई। क्योंकि जब वो वीडियो के एग्जाम में राजस्थान के बाड़मेर जिले में इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त सब लोग याद कर रहे हैं कौन सा एनएच था, कहां था, कब किया गया, कौन कौन आया, ये सब है। लेकिन पेपर सेटर का दिमाग थोड़ा एडवांस चलता है, उसने ये सब नहीं पूछा, उसने पूछा वो कौन सा विमान था जिससे इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर करवाई गई थी। तो इतना जो है वो बहुत कम लोग होते हैं जो इससे आगे की बात सोचते हैं और जिनको ये पता था। चलिए, तो यहां पर इसका कौन सा सही आंसर होगा, जयपुर सही आंसर होगा। और इलाहाबाद आपको पता होगा, अभी ये ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है। क्या चल रहा है, आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि ये ज्ञानवापी जो है, ज्ञानवापी मस्जिद कह दीजिए या मंदिर है या मस्जिद है, ये तो फैसला आगे होगा, ज्ञानवापी मंदिर या क्या है, मस्जिद है। ठीक है, चलिए अब देखो जरा, इसके बारे में भी खूब चर्चाएं चल रही है। तो ये कहां पर स्थित है आपको ये पता होना चाहिए। इलाहाबाद जो है, यहां पर इलाहाबाद या इसे प्रयागराज भी आप लोग कह सकते हैं, इलाहाबाद या क्या है, प्रयागराज, यहां पर ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो आपकी स्थित है। तो आपसे कभी भी ये पूछा जा सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो कहां पर स्थित है, ये भी जरा बताइए। तो मुझे लगता है कि अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और ये पूरे संसद भवन का निर्माण जो है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। सूरत जो शहर है वो कहां पर है, तो गुजरात में स्थित है। और इलाहाबाद जो है वो कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आप लोग सब जानते हैं। सूरत और अहमदाबाद दो शहर ऐसे हैं जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बड़े चर्चित हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज ने हाल ही में किस संस्था के साथ समझौता किया। आज ज्यादातर सवाल मैंने राजस्थान या इसके इर्द गिर्द के लिए हैं, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज ने हाल ही में किस संस्था के साथ समझौता किया। यानी ये जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज है, ये अपने विकास के लिए, किसके लिए, अपने विकास और नए आयाम स्थापित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। विकास और अंतरराष्ट्रीय पहचान इसको मिले, अंतरराष्ट्रीय पहचान स्थापित करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय पहचान स्थापित करने के लिए क्या किया जा रहा है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज ने हाल ही में किस संस्था के साथ समझौता किया है, जरा देखिएगा। हाँ जी, बोलो जरा, बोलो जरा। यहां पर है टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई के साथ, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ, एवबी दोनों के साथ। देखिए भैया, अभी जो नया समझौता है वो तो टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई के साथ किया है, लेकिन अप्रैल महीने में, अप्रैल 2022 में यह जो है वो अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ भी समझौता कर चुका है। और अभी चल रहा है आपका जुलाई, तो जुलाई 2022 जो है, इस जुलाई 2022 में इसने किसके साथ समझौता किया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई जो है इसके साथ समझौता किया है। और अप्रैल 2022 में ये किसके साथ समझौता कर चुका है, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ इस प्रकार का समझौता किया जा चुका है। इसका मतलब अगर ऐसा सवाल आता है तो आपके इसके दोनों आंसर ही क्या होंगे, राइट होंगे। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज अपने विकास के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए इन्होंने दो संस्थाओं के साथ समझौते किए हैं। पहला अप्रैल 2022 में इन्होंने अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ समझौता किया, और अभी जुलाई 2022 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई के साथ जो है वो इन्होंने क्या किया है, समझौता किया है। काम क्या है, गवर्नेंस और सोशल साइंसेज के मामले में एक तो अपने आप का विकास करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान स्थापित करने के लिए ये सब किया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए भैया क्या है। अगला सवाल है, हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से केंद्रीय गृह मंत्री ने किसे सम्मानित किया है। राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार है, ये क्या है, राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार है, खनिज विकास पुरस्कार। इस पुरस्कार से केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो कौन है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इन्होंने एक कार्यक्रम में कल, अमित शाह जो है इन्होंने
एक कार्यक्रम में क्या किया, यह सम्मान प्रदान किया। और थोड़े 2-3 दिन पहले ही आपको पता होगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इस उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है 33वीं बैठक, इस 33वीं बैठक में भाग लेने के लिए कहां पर आए थे, तो राजस्थान के जयपुर आए थे। ये कहां आए, जयपुर में इन्होंने इस बैठक में क्या किया था, भाग लिया था। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात भी क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। अमित शाह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद 33वीं बैठक जयपुर में आयोजित हुई, उसके बारे में इन्होंने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार जो है, राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार, यह पुरस्कार जो है वो किसको प्रदान किया गया, तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान के खान खनिज मंत्री प्रमोद भाया जैन जो है, प्रमोद भाया क्या है, जैन है, इनको यह क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। प्रमोद भाया जैन को अभी हाल ही में राजस्थान में खनिज क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रताप सिंह जी खाचरियावास के लिए नहीं, ये खाद्य एवं नगर आपूर्ति मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। ये सांसद हैं जो कि आपको पता होगा नागौर जिले से संबंधित रखते हैं। सचिन पायलट जी वर्तमान में सिर्फ विधायक कहे जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, प्रमोद भाया जैन है, जो खान एवं खनिज मंत्री हैं राजस्थान में। खान एवं क्या है, खान एवं खनिज मंत्रालय जो है, खनिज मंत्रालय, इस मंत्रालय के क्या है भैया, मंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, सी आप जवाब दे रहे हैं जो कि गलत है, कुछ लोग सी जवाब दे रहे हैं, सी नहीं, इसका ए जवाब एकदम राइट होगा। तो चलिए प्रमोद भाया जैन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। मुझे लगता है मेरे मित्रों आप लोग बड़ी कम संख्या में जो है वो सुबह सुबह आते हैं, तो क्या इस क्लास का समय शाम को कर दिया जाए, यानी लेट नाइट में इसका समय कर दिया जाए। अगर सुबह आप लोग उठ नहीं पाते हो तो मुझे जरूर आज इस वीडियो के नीचे अवगत कराए, जो भी इस वीडियो को देखे। तो अगर सुबह बहुत कम संख्या में आप लोग जुड़ पाते हैं, इस वजह से क्या इस क्लास का समय रात्रि में कर दिया जाए ताकि आप सब जुड़ पाए, मुझे इस बात से जरूर अवगत कराइएगा आज। चलिए, राजस्थान में कोरोना काल में शैक्षणिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से लॉन्च किए गए कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। देखिए यहां पर है ब्रिज कोर्स कार्यक्रम है। राजस्थान में कोरोना काल में शैक्षणिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से लॉन्च किए गए ब्रिज कोर्स कार्यक्रम, ब्रिज कोर्स कार्यक्रम जो है, इस ब्रिज कोर्स कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो हाल ही में किसके द्वारा किया गया, यह आपको बताना है। ठीक है, हाँ जी, तो जरा मुझे बताइए। सर जी यही टाइम सही है, अगर यही सही है तो देखेंगे। ब्रिज कोर्स जो कार्यक्रम है ये आरंभ किया गया, यह ब्रिज कोर्स जो है, यह क्या है, ब्रिज कोर्स, यह ब्रिज कोर्स जो है वो 3 माह की अवधि का होगा, 3 माह की अवधि का होगा। कक्षा 1 से लेकर के 8, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए है जो कि कोरोना काल में पढ़ाई नहीं की। ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और किसी वजह से वो पीछे रह गए पढ़ाई में, उन सब लोगों के लिए क्या किया गया है। ठीक है, चलो ये है सही है सर, एक कह रहे हैं नहीं सर शाम को कर दो, चलो जो भी होगा कर लेंगे। ब्रिज कोर्स की अवधि कितने महीने की होगी, 3 महीने की। ठीक है, हाँ जी, यहां 3 माह की अवधि, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक ब्रिज कोर्स कार्यक्रम आरंभ किया गया। किस विभाग द्वारा, राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग जो राजस्थान है उसके द्वारा किया गया। इस विभाग के मंत्री कौन है, तो बीडी कल्ला है। बीडी कल्ला का संबंध राजस्थान में कहां से है, तो ध्यान रखना बीकानेर से। बीकानेर से वर्तमान में ये क्या है, विधायक हैं, ध्यान रखो भैया। बीडी कल्ला इसका आंसर शिक्षा विभाग होगा। अब जरा इनमें देखते हैं क्या है। कोरोना काल में पिछड़े बच्चों के लिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन हाल ही में जो है वो अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया, जो कि राजस्थान के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हाँ जी, यहां पर अशोक गहलोत जो है इसका राइट आंसर होगा, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसके साथ साथ
यहाँ पर और कौन कौन रहे, तो बीडी कल्ला जो है वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा बने, प्लस इसके अलावा राजस्थान की मुख्य सचिव जो है उषा शर्मा वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ली। यानी ये चीफ सेक्रेटरी है और ये क्या है, इस मंत्रालय के मंत्री हैं। और जो सीएम है उन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। अमित शाह नहीं, रामनाथ कोविंद नहीं, कलराज मिश्र नहीं। कलराज मिश्र जो है वो राजस्थान के क्या है भैया, गवर्नर है यानी राज्यपाल है। तो मुझे लगता है कि आपसे ये ब्रिज कोर्स के बारे में पूछा इसलिए जा सकता है क्योंकि बजट में सरकार ने घोषणा की थी। किस बजट में, तो यहां पर देखिए बजट 2022-23 जो है, बजट 2022-23 में ये घोषणा की थी कि कोरोना काल में जो बच्चे पिछड़ चुके हैं उनके लिए हम क्या शुरू करने वाले हैं, ब्रिज कोर्स आरंभ करने वाले हैं। और उन्हीं के लिए यह ब्रिज कोर्स जो है वो क्या किया गया है, आरंभ किया गया है। चलो जी, अगला सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है, विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन, विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और देश के नेट गुरु के नाम से मशहूर व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए भैया विदेश संचार निगम लिमिटेड में भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा बीएसएनएल जो है, बीएसएनएल इसमें भी इन्होंने काम किया। और नेट गुरु के नाम से इसलिए जाना जाता है कि आज हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उस इंटरनेट की भारत में शुरुआत करने की, भारत में इस प्रकार की क्रांति लाने की जो शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई थी, इन्हीं के द्वारा की गई थी। यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व जो हैं वो क्या रह चुके हैं, चेयरमैन। विदेश संचार निगम लिमिटेड जो है, लिमिटेड, इसमें इन्होंने क्या किया है, काम किया है। बीएसएनएल में भी इन्होंने काम किया है। नेट गुरु के नाम से ये जाना जाता है। इनका नाम क्या है, जिनका अभी हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है, विजेंद्र कुमार सिंघल या यश कुमार या विनय कुमार या अजय कुमार। तो आपको स्पष्ट नजर ही आ रहा है कि यह है विजेंद्र कुमार सिंघल। यहां है ब्रिजेंद्र है, ये ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल जो है, इनका अभी हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। इन्हें भारत में नेट गुरु के नाम से क्या किया जाना जाता है। और विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व में क्या रह चुके हैं, ये चेयरमैन रह चुके हैं। और इसके अलावा इन्होंने बीएसएनएल में भी काम किया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपके सामने क्या है, ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल इसका सही आंसर होगा। चलिए, हाँ जी प्रदीप गौर जी, पता नहीं बच्चे कहाँ गए, आजकल सो गए लगता है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाल ही में अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन का उद्घाटन किसने किया? जी, यहां पर है अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन। यह है सस्टेनेबल ऑपरेशन, सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया, ये बताइए मुझे। चलो देखो भैया, हाल ही में अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन, ठीक है, सिस्टम S4, ठीक है, S4 कैसे, सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल है ये, ठीक है, ऑपरेशन S4O इस प्रकार इसको लिखा गया है, ठीक है। सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो यह जो है वो किसके द्वारा, इसरो के नेतृत्व में इस प्रकार का किया गया। प्लस कई इसमें जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, प्राइवेट एजेंसी वो भी इसमें क्या हुई है, शामिल हुई है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के, जैसे कोई सैटेलाइट भेजते हैं या कोई और मिशन भेजते हैं, उसका जो कचरा है वो अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है। तो इनमें क्या करना है, इस अंतरिक्ष में जो मलबा एकत्रित होता है उसका सही तरीके से निपटान करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन जो है उसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो है वो उन्होंने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। प्लस इसके साथ साथ इसरो के जो चेयरमैन हैं, इसरो के
चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन कौन है, रोज बताता हूं, ये है आपके सोमनाथन, ठीक है, सोमनाथन, इनके नेतृत्व में इसका उद्घाटन किया। इसरो जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, तो बेंगलुरु में इसका क्या है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय, और ये बेंगलुरु जो है वो कहां पर है, आपका कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त के दिन की गई थी, 15 अगस्त 1969 जो है इस समय इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन का उद्घाटन किया गया है, जो कि अंतरिक्ष में जो मलबा एकत्रित होता है उस मलबे को क्या करने के लिए, ठीक है, हाँ जी। तो चलिए अब आपको ये पता चल गया होगा क्या है, रामनाथ कोविंद हमारे कुछ समय के अब राष्ट्रपति जी और हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और अमित शाह के पास सहकारिता और गृह मंत्रालय, 2 मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात अगले सवाल पर करते हैं, और अगला सवाल देखिएगा क्या है, हाल ही में दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इससे जुड़ा हुआ, एआई से जुड़ा हुआ, एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस जो है, डिफेंस, इसका अभी हाल ही में जो है वो एक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, और यह रक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। किस विभाग से, रक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए रक्षा मंत्री जो हैं, रक्षा मंत्री, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और रक्षा मंत्री हमारे वर्तमान में कौन है, तो भैया राजनाथ सिंह जी जो हैं, राजनाथ सिंह जी इसके क्या है, वर्तमान में मुख्य हैं, यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि कहां से आते हैं, जो कि लखनऊ से आते हैं, और लखनऊ जो है वो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है, और नवाबों का शहर इसे कहा जाता है, नवाबों का शहर इसे कहते हैं। राजस्थान में टोंक को नवाबों का शहर कहते हैं, और देश में लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। तो ये सब बातें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। राजनाथ सिंह जी इसका राइट आंसर होगा, रामनाथ कोविंद नहीं, अमित शाह नहीं, निर्मला सीतारमण जो है वो हमारी कौन सी मंत्री है, वित्त मंत्री है, ठीक है, वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सेक्टर जो है इसका उद्घाटन जो है एक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया, उसका उद्घाटन अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने किया है। एआई, एआई का मतलब है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का कैसे यूज किया जाए। तो ये 10 सवाल जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो मेरे दोस्तों एक बार मैं फिर आपको सारे सवाल रिवाइज करा देता हूं, ताकि जो लेट जुड़े हैं उनको भी एक बार वापस याद हो जाए। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार और दमन न रहे, अजमेर से प्रकाशित होने वाले एक प्रसिद्ध समाचार पत्र की है, क्या है, ध्येय वाक्य है। पहला सवाल था कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, यह भारत के किस राज्य क्षेत्र में स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है। बिहार के देवघर में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्या किया है, देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। और देश में सबसे ज्यादा रामसर स्थल और राजस्थान, देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट जो है वो कहां पर स्थित है, तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगला सवाल था मेरे दोस्तों, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का अभी हाल ही में जो है वो 168वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है इस विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है, और लेकिन यह निर्माण करने का काम जो है वो टाटा ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। चलिए इसके बाद क्या था अगला सवाल, निशानेबाजी विश्व कप में अर्जुन बबूता ने 10 मीटर एयर राइफल जो है इसमें अभी हाल ही में कौन सा पदक जीता, तो अर्जुन बबूता ने निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जो है वो क्या किया है, हासिल किया है। अगला सवाल, नए संसद भवन के शिखर पर जिस अशोक स्तंभ का अनावरण प्रधानमंत्री ने हाल ही में किया है उसका निर्माण कहां पर किया गया था, तो उसका निर्माण तो राजस्थान के जयपुर में किया था, लेकिन ध्यान रखना उसका निर्माण जो है वो लक्ष्मण सिंह जो मूर्तिकार हैं, लक्ष्मण सिंह क्या है, मूर्तिकार, उनके द्वारा किया गया। लक्ष्मण सिंह मूर्तिकार, उनके नेतृत्व में 50 कलाकारों ने मिलकर इसका निर्माण किया, और लक्ष्मण सिंह का संबंध हनुमानगढ़ से है, लेकिन इसका निर्माण कहां पर किया गया, जयपुर में किया गया, ठीक है, हाँ जी। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज ने हाल ही में किस संस्था के साथ समझौता किया है, तो आपको पता होना चाहिए अपने विकास के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए, गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज के मामले में काम करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई और अजीत प्रेमजी फाउंडेशन के साथ समझौता किया गया है। चलिए अगला है,
हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से केंद्रीय गृह मंत्री ने किसे सम्मानित किया? तो राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार जो है वो प्रमोद भाया जैन के द्वारा खान एवं खनिज निगम मंत्रालय के जो मंत्री है उनको सम्मानित किया गया। और ध्यान रखना दोस्तों, अभी हाल ही में एक सवाल आया है, राजस्थान में यूरेनियम के भंडार जो है, क्योंकि वो भी एक खनिज है, यूरेनियम जो है राजस्थान में यूरेनियम के अभी हाल ही में भंडार खोजे गए हैं। और वो कहां पर खोजे गए हैं तो आपको पता होगा, खंडेला जो सीकर वाला है, खंडेला सीकर, सीकर खंडेला का जो क्षेत्र है, रोहिला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर? रोहिला क्षेत्र, रोहिला सीकर जो है इस क्षेत्र में क्या किया गया? यूरेनियम के भंडार खोजे गए, जो कि देश में ऐसा तीसरा राज्य है जहां पर यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पर आपके सामने है, राजस्थान में कोरोना काल में शैक्षणिक रूप से पिछड़े बच्चों के शिक्षा विभाग की ओर से लॉन्च किए गए ब्रिज कोर्स कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अभी हाल ही में इस कार्यक्रम का उद्घाटन अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। बजट 2022-23 में ब्रिज कोर्स शुरू करने की घोषणा की थी, जिसकी अवधि 3 माह होगी और कक्षा 1 से 8 तक के स्तर के लिए होगा। शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसके मंत्री बीडी कल्ला है, जो कि बीकानेर से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। ठीक है, हाँ जी। चला अगला देखो, इसके बाद है विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और विदेश नेट गुरु के नाम से मशहूर व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, विदेश संचार निगम लिमिटेड के चेयरमैन रह चुके हैं, बीएसएनएल में भी काम कर चुका है, नेट गुरु के नाम से मशहूर हैं, विजेंद्र कुमार सिंघल जो है, इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। अगला सवाल जरा देखिएगा, हाल ही में अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन नाम की पहल जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे विज्ञान मंत्री हैं, उनके द्वारा इस पहल की शुरुआत जो है वो की गई है। और इसरो के साथ सम्मिलित रूप से प्लस कुछ प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसियां या प्राइवेट एजेंसी जो है वो भी इसमें क्या कर रही है? अपनी भूमिका निभा रही है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपका था, हाल ही में दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया था। रक्षा विभाग इसको कर रहा है और इसका आयोजन कहां पर किया गया? दिल्ली में किया गया। और यहां पर निर्मला सीतारमण जी जो है वो हमारी कौन सी मंत्री हैं? वित्त मंत्री हैं। तो ये आपके आज के 10 सवाल जो थे वो करंट अफेयर्स की दृष्टि से मैंने आपके सामने रखे थे। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नए बिंदुओं के साथ। तब तक आप आनंद पूर्वक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और एक दिन में इससे ज्यादा करंट अफेयर्स के सवाल बनते नहीं है, राजस्थान, विश्व, भारत सब मिलाकर। अगर इसके बावजूद बहुत सारी बातें आपसे करने से कोई फायदा नहीं है, आपका समय खराब मैं नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। कल फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों सबको भी जी। नेहा सोनी, नवी गुरु, अर्जुन जयपुर, तपेंद्र जेठू, हाँ मंजू कौक सर, एसआई के लिए सही है क्या? एकदम फिट है। एसआई के लिए आपको राजस्थान है, भारत और विश्व का करंट अफेयर्स पढ़ना है, जो कि पूरा आपको कवर करवाया जाएगा। सर जी करंट अफेयर्स वीडियो बनाकर बताओ गुरु चैनल के बारे में। हाँ, गुरुकुल चैनल के बारे में सबको पहले ही कई वीडियो बनाकर जो है वो बता दिया गया, फिर भी कोई आवश्यकता होगी तो दोबारा अवगत करा दिया जाएगा। हाँ जी, सरिता यादव, सुमन कासनिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।